हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटीबायोटिक। अभी तक एंटीबायोटिक के ऊपर 4 वीडियो आ चुके हैं। आज ये 5वां वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर अपना एंटीबायोटिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ा था। उसके अंदर हमने पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम पढ़ा था। फिर हमने अमीनोग्लाइकोसाइड पढ़ा था, फिर लास्ट में हमने मैक्रोलाइड किया था। सबसे पहले हम डीएनए गायरेज इनहिबिटर से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे डीएनए गायरेज इनहिबिटर का। तो इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक है नॉन फ्लोरोक्विनोनॉल्स, दूसरा है फ्लोरोक्विनोनॉल्स। नॉन फ्लोरोक्विनोनॉल्स के अंदर नैलिडिक्सिक एसिड आती है। तो देखो ये क्विनोनॉल रिंग नहीं है इसके अंदर और ना ही कोई फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको नॉन फ्लोरोक्विनोनॉल बोलते हैं। और फ्लोरोक्विनोनॉल के अंदर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन 2 क्लास क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और परफ्लोक्सासिन आती है। और सेकंड जनरेशन के अंदर लीवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, जेमीफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन आती है। अगर आपको फ्लोरोक्विनोनॉल की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग के नाम याद रखने हो तो आप NPCO से भी याद कर सकते हो। तो आपको पता है पुराने ज़माने में टेलीफोन बूथ के ऊपर STD PCO लिखा रहता था, तो आप PCO वहाँ से याद रखना। N मतलब नेशनल, तो ये नेशनल PCO है। तो N मतलब नॉरफ्लोक्सासिन, P मतलब परफ्लोक्सासिन, C मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन, O मतलब ओफ्लोक्सासिन। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके सिवा जो अदर ड्रग आती है लीवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, ये सारी सेकेंड जनरेशन की ड्रग है। वैसे जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, जनरेशन के ऊपर सेफेलोस्पोरिन के अंदर ही क्वेश्चन आता है, बट अभी तक फ्लोरोक्विनोनॉल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे डीएनए गायरेज इनहिबिटर ड्रग का। तो नाम से ही पता चल रहा है ये डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। अब डीएनए गायरेज एंजाइम टोपो आइसोमेरेज क्लास का ही एंजाइम होता है। तो होता क्या है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर सबसे पहले ये ड्रग इंटर करेगी बाय पैसिव डिफ्यूजन। फिर वहाँ पे ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे ये इंटरफेयर करेगी। ये ड्रग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को रोक देगी। ये ड्रग कैसे रोकेगी? तो ये 2 एंजाइम को इनहिबिट करती है। एक करती है टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, दूसरा है टोपो आइसोमेरेज 4। तो बोला जाता है कि टोपो आइसोमेरेज सेकेंड ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर इनहिबिट करेगी और टोपो आइसोमेरेज 4 ये इनहिबिट करेगी ग्राम नेगेटिव के अंदर। बट आपको याद रखना है ये टोपो आइसोमेरेज को इनहिबिट करती है। अब जो डीएनए गायरेज है वो भी टोपो आइसोमेरेज क्लास का ही है, तो इसीलिए इसको डीएनए गायरेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे डीएनए गायरेज इनहिबिटर ड्रग के। तो सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो है GIT अपसेट, सेकेंड है फोटोटॉक्सिसिटी। तो ये फोटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा रहती है लेमीफ्लोक्सासिन के अंदर। क्यों रहती है वो हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता चल जाएगा अपने को। फिर ये डिजीनेस कोज करती है, तो आपको डिजीनेस याद रखना है। अर्थलालजिया करती है, तो जो कार्टिलेज अपने बोन के बीच में रहता है उस कार्टिलेज को ये ड्रग डैमेज कर लेगी, जिससे अपने जॉइंट के अंदर पेन होगा। इसी को अर्थलालजिया बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये ड्रग क्रिस्टल यूरिया करती है, जैसे सल्फोनामाइड क्रिस्टल यूरिया करती थी, तो ये भी क्रिस्टल यूरिया करती है और ये CNS टॉक्सिसिटी भी करती है। इस ड्रग को हम किसी भी मेटल आयन या फिर एंटासिड के साथ नहीं देते, क्योंकि ये ड्रग कॉम्प्लेक्स बना देती है मेटल आयन के साथ। फिर इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम ड्रग के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे नॉरफ्लोक्सासिन का। तो इसके अंदर जो बेसिक रिंग है वो है क्विनोनॉल। तो देखो ये आपको रिंग दिख रही है। क्विनोनॉल क्यों है कि देखो 4 पोजीशन पे OL ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 नंबर इसको दूंगा, 2 इसको, 3 इसको। तो 1 पे देखो इथाइल ग्रुप है और 3 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 4 पे ऑक्सो ग्रुप है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे फ्लोरो, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोरोक्विनोनॉल। और 7 पे देखो पाइपेराजिन रिंग है और 8 पे कुछ नहीं है। तो ये नॉरफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एग्जैक्टली नॉरफ्लोक्सासिन जैसा ही है, बट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में इथाइल था तो यहाँ पे साइक्लोप्रोफाइल है। तो ये साइक्लोप्रोफाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोफाइल, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सिप्रो। तो सिप्रो वर्ड है साइक्लोप्रोफाइल से आया है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो बाकी स्ट्रक्चर नॉरफ्लोक्सासिन जैसा ही है। अगर आप लोमीफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो पहले पे इथाइल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 4 ऑक्सो है, फिर आपको देखो 6 पे ये फ्लोरो है, फिर आप देखोगे 7 पे पाइपेराजीन है और पाइपेराजीन के भी 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसकी बात अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 पे भी फ्लोरो है, तो यहाँ पे 2 फ्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो आपको पता है फ्लोरो ग्रुप है मतलब ये हैलाइड ग्रुप है।
तो इस हेलोजन ग्रुप की वजह से फोटोटॉक्सिसिटी आती है। तो देखो लोमीफ्लोक्सासिन के ऊपर 2 फ्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसी वजह से मैंने आपको पीछे बताया सबसे ज़्यादा फोटोटॉक्सिसिटी किसके साथ रहती है, लोमीफ्लोक्सासिन के साथ रहती है। अब आप स्पारफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर देखो, तो देखो फर्स्ट पे क्या है, साइक्लोप्रोफाइल है जो सिप्रोफ्लोक्सासिन की तरह, फिर 3 पे कार्बोक्सिलिक, 4 पे ऑक्सो, और फिर ये 5 पे अमीनो ग्रुप है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आ गया। 6 पे फ्लोरो है, 7 पे ये वही पाइपेराजीन है जिस पे डाईमिथाइल ग्रुप है, और 8 पे फिर से फ्लोरो है। तो देखो यहाँ पे भी 2 फ्लोरो, यहाँ पे भी 2 फ्लोरो है। बट स्पारफ्लोक्सासिन की फोटोटॉक्सिसिटी कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इस फ्लोरीन ग्रुप का जो इफेक्ट रहता है उसको ये NH2 ग्रुप रिड्यूस कर लेता है। तो इस NH2 ग्रुप की वजह से स्पारफ्लोक्सासिन में फोटोटॉक्सिसिटी कम रहती है। तो ये आपको याद रखना है। नीचे मैंने एक IUPAC नेम दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको बताना है ये IUPAC नेम किस ड्रग का है, वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको बता देता हूँ ये IUPAC नेम किसका है। तो देखो नाम से पहला है 5 अमीनो, तो अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो इसी ड्रग के अंदर ही 5 अमीनो है और बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप बोल सकते हो ये स्पारफ्लोक्सासिन का IUPAC नेम है। तो इसी IUPAC नेम के बेसिस पे आप सबके IUPAC नेम कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्टली ऐसा कैसा ही IUPAC नेम आएगा सब में, थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अब हम DNA गैरेज के यूज़ देखेंगे। तो ये टाइफाइड में ये ड्रग यूज़ की जाती है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में ये ड्रग यूज़ की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस में जो सेकंड लाइन की ड्रग होती है उसमें ये यूज़ की जाती थी, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB बोलते हैं उसमें। फिर ये UTI में यूज़ की जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। फिर ये बैक्टीरियल डायरिया में यूज़ की जाती है। तो आपको पता होगा, आपने मेट्रोनिडाजोल या ओरिएंडाजोल ली होगी, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको ओफ्लोक्सासिन मिल जाती है। तो ये डायरिया के अंदर भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो देखो ये डायरिया के बैक्टीरिया जो डायरिया कोज करते हैं इंटेस्टाइन में, जो बैक्टीरिया उनको किल कर रही है। तो वो बैक्टीरिया एनारोबिक नेचर के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो बैक्टीरिया एनारोबिक रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो DNA गैरेज ड्रग है ये एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करती है, वो भी ग्राम नेगेटिव। हमने अमीनोग्लाइकोसाइड देखी थी ड्रग, इसके बाद हमने मैक्रोलाइड भी देखी थी। तो वो सारी ड्रग क्या करती थी, वो ग्राम नेगेटिव को किल करती थी, बट वो एरोबिक बैक्टीरिया थे। बट ये एनारोबिक बैक्टीरिया को भी ड्रग किल करती है। इसके बाद ये विटामिन और मिनरल के साथ इंटरफेयर करती है एब्जॉर्प्शन में, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, जैसे कि ये कंजक्टिवाइटिस में यूज़ की जाती है, इसका ऑइंटमेंट आता है। और इसके बाद ये मेनिंजाइटिस में भी यूज़ की जाती है, प्लेग के अंदर यूज़ की जाती है, कोलेरा के अंदर, टाइफाइड के अंदर, टाइफाइड फीवर के अंदर भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में ये ड्रग यूज़ की जाती है। और इस ड्रग को हम माउस से भी ले सकते हैं और हम इसको इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं। सबसे पहले इस एंटीबायोटिक को स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलाई से आइसोलेट किया गया था। तो ये एक बैक्टीरिया है, वहाँ से ये आइसोलेट की गई थी एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये नाइट्रोबेंजीन दिख रहा है आपको। ये बैक्टीरियोस्टैटिक की नेचर की होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, आपको पता है। अब इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे लाता है, तो बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है, जिस एंजाइम का नाम रहता है एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो याद रखना, क्लोरमफेनिकोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो किस एंजाइम की वजह से आता है, वो आता है एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जिससे पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर पाती है। इसी तरह हमने मैक्रोलाइड में देखा था, मिथाइलिन ग्रुप आ जाता है म्यूटेशन की वजह से। तो इस तरह से आपको सब के नाम याद करने पड़ेंगे, किस वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है, कि कई बार एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। अब हम क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ पे ये चेन दिख रही है आपको। तो ये चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3, और 1 और 3 पे अगर देखोगे आप तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसके नोमेनकल्चर के अंदर 1/3 डाई हाइड्रोक्सिल होगा और 2 पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं डाईक्लोरोएसिटामाइड। तो इसके 2 पोजीशन पे डाईक्लोरोएसिटामाइड है। तो इसका नोमेनकल्चर आप प्रोपेन से भी कर सकते हो, नाइट्रोबेंजीन से भी कर सकते हो और एसिटामाइड से भी कर सकते हो। तो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या होते हैं ग्रुप इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप इजीली जो IUPAC नेम दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप आंसर निकाल दोगे। अब हम क्लोरमफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो क्लोरमफेनिकोल क्या करती है, ये 50S राइबोसोम पे जाके बाइंड होगी, फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग ऑफ 50S राइबोसोम।
तो ये सिंपल आपको याद रखना है। और थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं। तो ये करेगी क्या, ये इनहिबिट करेगी जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो प्रोटीन चेन का इलोंगेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड आते हैं, वो जुड़ते रहते हैं, पेप्टाइड बोर्ड बनाते हैं और इससे फाइनली प्रोटीन बन जाता है। तो ये जो इलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्लोरामफेनिकोल रोक देगी। कैसे रोकेगी, तो ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है। उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम को ये इनहिबिट करेगी, जिससे ये प्रोटीन चेन का इलोंगेशन प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको बस इतना ही याद रखना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी 50S राइबोसोम पे बाइंड होके। ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की रहती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्लोरामफेनिकोल के 2 साल्ट यूज किए जाते हैं। एक यूज किया जाता है क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट, दूसरा किया जाता है क्लोरामफेनिकोल सक्सीनेट। अभी जो पाल्मिटेट साल्ट है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो क्लोरामफेनिकोल की बिटरनेस होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये साल्ट यूज किया जाता है। तो क्लोरामफेनिकोल बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है, तो उसकी बिटरनेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट साल्ट यूज करते हैं। तो जब हम क्लोरामफेनिकोल का पाल्मिटेट साल्ट बढ़ाएंगे तो क्लोरामफेनिकोल वाटर इनसोल्युबल हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, इसका सस्पेंशन यूज करते हैं। तो सस्पेंशन क्या है, इनसोल्युबल पार्टिकल इन लिक्विड मीडिया। तो सस्पेंशन बना के हम देते हैं। तो बच्चों की आपने बहुत सारी प्रिपरेशन देखी होगी, जिसमें सिरप आती है, सस्पेंशन आता है, जो आपने देखा होगा क्लोरामफेनिकोल का। इसके बाद जो इसका दूसरा साल्ट है क्लोरामफेनिकोल सक्सीनेट। तो ये क्या किया जाता है, ये वाटर सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये साल्ट यूज किया जाता है। तो इन दोनों साल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोरोनिडेशन से। तो ये आपको पता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो शुगर का मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, वो क्लोरामफेनिकोल के मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड हो जाएगा और फिर उसको वाटर सॉल्युबल बना देगा, फिर वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ग्लूकोरोनिडेशन से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी शो करती है ये ड्रग। तो एंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको जब थायाजाइड पढ़ा रहा था डायूरेटिक, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ड्रग पहले बाइंड होगी ग्लूकोरोनिडेशन से, कंजुगेट हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये ड्रग आ जाएगी अपने इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ देगा, फिर से ये ड्रग रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर से ये बाइंड होगी ग्लूकोरोनिडेशन से, फिर से इंटेस्टाइन में आएगी। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। इसी को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आपको डिटेल से देखना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखना डायूरेटिक का, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्लोरामफेनिकोल के साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। इसमें पहला है वो है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्लूकोरोनिडेशन वाला जो एंजाइम होता है उसकी कमी होती है। तो उनमें ग्लूकोरोनिडेशन हो नहीं पाता, तो ये क्लोरामफेनिकोल अमाउंट बढ़ जाता है उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी ग्रे कलर की हो जाती है। इसी को ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो सप्रेशन भी करती है। अब जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा तो उसको एनीमिया हो जाता है, तो उसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, फिर ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बट आपको एप्लास्टिक एनीमिया ज़्यादा याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। और दूसरा ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो ये आपको याद रखना है। अब हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक, जैसे कि एक्ने, कोलेरा, ब्रुसिलोसिस, प्लेग, मलेरिया, सिप्लिस। अब जो प्लेग आपको पता है इंडिया में और वर्ल्ड पूरे में बहुत ही ज़्यादा फैल गया था और बहुत सारे लोग प्लेग से मर गए थे। तो जब ये टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी हुई है, उसके बाद प्लेग ख़त्म हो गया है। तो मतलब प्लेग को हटाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है टेट्रासाइक्लिन का। इसकी वजह से प्लेग चला गया है, ये मानो। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर 4 रिंग फ्यूज रहती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं किस ड्रग या कौन सी एंटीबायोटिक के अंदर ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वो टेट्रासाइक्लिन के अंदर पाया जाता है। तो देखो ये 4 रिंग है, 1 2 3 4। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो देखो यहाँ से इसकी नंबरिंग हो रही है। 1 पे ऑक्सो ग्रुप है, 2 3 2 पे ये कार्बन CONH2 ग्रुप है, फिर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 पे, फिर इस तरह से ये पूरा ये रिंग सिस्टम है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। वैसे हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ से हम अच्छे से देखेंगे इसको। टेट्रासाइक्लिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, एक है क्लोरटेट्रासाइक्लिन, दूसरी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। क्लोरटेट्रासाइक्लिन हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियन से मिलती है और ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसिस से मिलती है। तो अब इनके नेम पूछे जाते हैं, कौन सी टेट्रासाइक्लिन किस बैक्टीरिया से मिलती है।
तो एग्ज़ाम के टाइम हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि देखो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है कंपेयर टू ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो इसका जो बैक्टीरिया है उसकी भी स्पेलिंग बड़ी है, ओरियोफेसिस। देखो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की स्पेलिंग छोटी है, तो देखो इसके बैक्टीरिया की स्पेलिंग भी छोटी है, रिमोसस। तो ऐसे मैं याद रखता हूँ। अभी जो टेट्रासाइक्लिन है इसको हम मिल्क, आयरन, एंटासिड और सुक्राल फेट के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इनके साथ चिलेट बना देती है। अब ये चिलेट क्या है? ये वाटर इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, जो क्या होता है ये एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा अपने इंटेस्टाइन से। तो जब ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो इसका एक्शन भी नहीं आएगा टेट्रासाइक्लिन का। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, ये इनकम्पेबिलिटी शो करती है। अब आपको बताना है ये कौन सी इनकम्पेबिलिटी है, केमिकल इनकम्पेबिलिटी या फिजिकल इनकम्पेबिलिटी है, तो ये आप कमेंट करके बताओगे। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन ज्यूटर आयन फॉर्म करती है न्यूट्रल पीएच पे। तो एक और एंटीबायोटिक है जो मैंने आपको बताया था, वो भी ज्यूटर आयन फॉर्म करती है न्यूट्रल पीएच पे। तो उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। तो होता क्या है कि ये है बैक्टीरिया और एक इन्फ्लेक्स पंप सिस्टम होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर जाती है, फिर बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बट बैक्टीरिया क्या कर लेता है, अपने अंदर इफ्लक्स पंप डेवलप कर लेता है, ये इफ्लक्स पंप। तो ये इफ्लक्स पंप क्या करेगा, जो ये एंटीबायोटिक इसके अंदर आई उसको बाहर फेंक देगा। तो मतलब यहाँ से अंदर आ रही है एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया यहाँ से इफ्लक्स पंप के थ्रू बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर रेजिस्टेंस कैसे आता है, तो इफ्लक्स पंप्स के थ्रू आता है। तो हमने बहुत सारी ड्रग के रेजिस्टेंस देखे थे, तो आपको सबके याद रखना, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बना देता है। इसी तरह हमने मैक्रोलाइड में पढ़ा था, तो मैक्रोलाइड के अंदर मिथाइलिन ग्रुप आ जाता है। क्लोरोमफेनिकोल के अंदर एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है, और टेट्रासाइक्लिन में इफ्लक्स के थ्रू रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की रहती है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी एंटीबायोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है वो ज़्यादातर बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की ही रहती है, और जितनी भी एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है वो साइडल नेचर की रहती है। अब ये टेट्रासाइक्लिन कंट्राइंडिकेट रहती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, क्योंकि ये इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और फिर ये बेबी के अंदर जो बोन ग्रोथ होती है उसमें रिटार्डेशन करती है, मतलब बोन ग्रोथ में इंटरफेयर करेगी। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या रहती है, कंट्राइंडिकेट रहती है। अब हम टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन इसके टाइम ऑफ एक्शन पे किया गया है, कितने टाइम तक ये एक्शन देगी। तो सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन जो 6 से 8 आवर तक एक्शन देगी, उसमें टेट्रासाइक्लिन आती है और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आती है। और इंटरमीडिएट के अंदर आती है डीमेक्लोसाइक्लिन और मीथासाइक्लिन। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको लॉन्ग एक्टिंग याद रखनी पड़ेगी। इसमें आती है डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। तो ये 16 आवर तक अपना एक्शन देती है। तो यही इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। ये 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है। तो देखो ये 30S राइबोसोम पे बाइंड होगी और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो अभी हमने क्लोरोमफेनिकोल पढ़ा था, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बट वो 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो ही ऐसी ड्रग है जो 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है, वो है अमीनोग्लाइकोसाइड जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, कैनामाइसिन आती है, और दूसरी है अपनी टेट्रासाइक्लिन। ये दो ही 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है। बाकी जितनी भी एंटीबायोटिक वो सारी 50S राइबोसोम पे बाइंड होगी, जैसे कि मैक्रोलाइड की इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है, और इसी तरह हमने अभी क्लोरोमफेनिकोल पढ़ी। इसके बाद जितनी और भी ड्रग है सारी 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है। अब हम टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट देखेंगे। तो पहला साइड इफेक्ट है फोटोटॉक्सिसिटी, और ये क्लोरोटेट्रासाइक्लिन के साथ ज़्यादा रहती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन ग्रुप है, और क्लोरीन ग्रुप आपको पता है हेलोजन ग्रुप है, तो उसकी वजह से फोटोटॉक्सिसिटी होती है। GIT अपसेट करता है। येलो डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टेरोटोजेनिक होती है, तो ये क्या करती है, ये बोन ग्रोथ में इंटरफेयर करती है जो बेबी होता है उसके। फिर ये क्या करेगी, ये सुप्रा इन्फेक्शन करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो अपने इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं जो अपने डाइजेशन पे हेल्प करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को ये क्या करेगी, किल करेगी, जिसकी वजह से अपने बॉडी में क्या हो जाएगा, सुप्रा इन्फेक्शन हो जाता है। और ये अपने को फैनकोनी सिंड्रोम भी करती है। अभी फैनकोनी सिंड्रोम किसको बोलते हैं, फैनकोनी सिंड्रोम, तो वो देखते हैं। तो जब टेट्रासाइक्लिन एक्सपायर हो जाएगी तो
जैसे एक्सपायर होगी फिर अगर हम उसको लेंगे एक्सपायर टेट्रासाइक्लिन को तो होता क्या उसके अंदर क्या C4 कार्बन पे इपीमराइजेशन हो जाता है टेट्रासाइक्लिन के अंदर। फिर ये क्या बनाता है इपी एन हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनाएगा। अभी जो इपी एन हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन है ये लीथल किडनी डैमेज करेगा और जैसे किडनी डैमेज हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। इसमें कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर ना। आपको याद नहीं रखना, आपको यही याद रखना ये फैनकोनी सिंड्रोम कोज करती है। और आपको याद रखना एक्सपायर हो जाएगी तो ये इपी एन हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनाती है। कैसे बनाती है C4 कार्बन पे इपीमराइजेशन हो जाता है। अब हम टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग का ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाद में हम इसके डेरिवेटिव देखेंगे। तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है टेट्रासाइक्लिन का। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो देखो इसको मैं 1 नंबर दूंगा, फिर इसको 2 3 4 पे डाईमिथाइल अमीनो है, 4 5 6 पे मिथाइल हाइड्रोक्सिल है, इसी तरह 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अगर आप टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ से लेके इतना जो पोर्शन है सभी टेट्रासाइक्लिन में सेम रहेगा, चेंज आएगा तो बस इतने पोर्शन में रहेगा। तो अब हम देखते हैं क्लोर टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर। तो देखो क्लोर टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एग्जैक्टली टेट्रासाइक्लिन जैसा ही है, बट चेंज कहाँ पे, चेंज यहाँ पे 7 पोजीशन पे। 7 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 7 क्लोरो टेट्रास। ये आपको याद रखना है क्लोर टेट्रासाइक्लिन क्या है, 7 क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, मतलब टेट्रासाइक्लिन का ही स्ट्रक्चर है बट 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, इसीलिए फोटोटॉक्सिसिटी शो करती है क्योंकि इसके ऊपर क्लोरो ग्रुप है। इसी तरह हम देखेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 5 पोजीशन पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे 5 पोजीशन पे ऑक्सी लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सी 5 ऑक्सी। क्या बोलेंगे इसको, 5 ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। जैसे इसको बोलते हैं 7 क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, तो इसको बोलेंगे 5 ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, सिर्फ 5 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में देखेंगे। तो देखो डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखोगे टेट्रासाइक्लिन से कंपेयर करोगे तो देखो 5 पे तो ऑक्सी जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन था वैसे 5 पे ऑक्सी जुड़ा हुआ है, बट देखो यहाँ पे 6 पोजीशन पे OH ग्रुप था, यहाँ पे 6 पोजीशन पे OH ग्रुप को हटा दिया गया है, मतलब इस ग्रुप को हटा दिया गया है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो टेट्रासाइक्लिन तो रहेगा नाम में, बट ऐसा रहेगा कि 5 ऑक्सी 6 डीऑक्सी, तो इसीलिए इसको डॉक्सी बोलते हैं। इसको ऑक्सी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा है, बट इस पर OH ग्रुप निकला है, तो इसको बोलते हैं 6 डीऑक्सी 5 ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन का नाम है। कई बार एग्जाम में सिंपल आ जाएगा कि 6 डीऑक्सी 5 ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इज डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। अब इसी तरह मीनोसाइक्लिन देखेंगे तो मीनोसाइक्लिन में ये बीच वाले सारे ग्रुप हट गए हैं, कोई भी नहीं है, बट देखो एक यहाँ पे और 7 पोजीशन पे डाईमिथाइल अमीनो, यहाँ पे तो रहता है, इसके अंदर भी था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया डाईमिथाइल अमीनो, तो ये हो गई मीनोसाइक्लिन। ये हाईली लाइपोफिलिक होती है। तो ये सब हमने देखा, आप सबको याद रखना स्ट्रक्चर 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने DNA गायरेज पढ़ा, फिर हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पढ़ा। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा एंटीबायोटिक के ऊपर, उसके अंदर हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक पढ़ेंगे और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और फिर अपना एंटीबायोटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।